हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 3, 4, 5, 6। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं होती हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। देखिए, अगर मैं हिंदी की 5 जो उपभाषाएं हैं उनकी मैं अगर बात करता हूं तो इसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी उपभाषा, बिहारी उपभाषा और पहाड़ी उपभाषा, तो 5 उपभाषाएं होती हैं। मैंने नाम भी बता दिए हैं आप लोगों को, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी उपभाषा, बिहारी उपभाषा, पहाड़ी उपभाषा। एक क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी ट्रेंड होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है परीक्षा में कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। तो बोलियों के बारे में भी जान लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां होती हैं और हिंदी को 5 उपभाषाओं में विभक्त किया गया है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं ये भी याद कर लीजिए आप लोग। देखिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेलखंडी, कनौजी, बांगरू। अगर मैं बात करूँ बिहारी हिंदी की, देखिए बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी भाषा आती है। और राजस्थानी हिंदी की अगर मैं बात करूं तो राजस्थानी हिंदी में मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। पहाड़ी हिंदी की बात करूं तो पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली, ये भाषाएं आती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य में जिन 22 बोलियों की बात कर रहे हैं, 22 बोलियां हैं और 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में हिंदी, गुजराती जैसी भाषाएं हैं आती हैं, परंतु यहाँ सिर्फ हिंदी भाषा की बात हो रही है। तो इसमें हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं और 18 बोलियां होती हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि निम्न में से कौन सा गजानन का पर्यायवाची शब्द है? लंबोदर, लब्ध प्रतिष्ठा, मधुसूदन या फिर दामोदर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबोदर जो है ये गजानन का पर्यायवाची शब्द होता है। गजानन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे ये भी जान लीजिए। जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में ट्रेंड होते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, गजानन के पर्यायवाची शब्द क्या कौन कौन से होंगे? गणेश, एकदंत, विनायक, विघ्नेश, लंबोदर। ये आपके गणेश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। मैंने उन पर्यायवाची शब्द बताए हैं गणेश के जो कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। उन्हीं को मैंने बताया है, गणेश, एकदंत, विनायक, लंबोदर, विघ्नेश। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिएगा, आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द क्या होगा? आर्द्रत, परजीवी, ग्रहजीवी, दुराग्रही। तो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन वी, परजीवी। आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द होता है परजीवी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कायर का विलोम शब्द क्या होगा भाई? सूरवीर, नालायक, मूर्ख, बेहिया। कायर का विलोम शब्द क्या होता है? तो कायर का विलोम शब्द होता है शूरवीर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? महिषी, ब्रजरानी, यामिनी, भार्गवी। आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, ब्रजरानी जो है ये राधा का पर्यायवाची शब्द होता है। देखिए, ब्रजरानी जो है ये राधा का पर्यायवाची शब्द हो गया। और राधा के पर्यायवाची शब्द और क्या क्या होते हैं? राधिका, ब्रश भानुजा, ब्रशाब नंदिनी, कीर्ति, किशोरी, ब्रजरानी। ये हो गए आपके राधा के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? बंधन, अविश्वास, विराग, अनाहूत। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आहूत का विलोम शब्द होता है अनाहूत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग आहूत का अर्थ समझ लीजिए। देखिए, आहूत का अर्थ होता है बुलाना, जबकि अनाहूत का अर्थ नहीं बुलाने से है, इसलिए अनाहूत जो है आपका विकल्प वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मैं विलोम शब्द की परिभाषा की बात करूं, जो शब्द उल्टा अर्थ बताते हैं उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप विलोम शब्द सीख रहे हैं करने को, अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में विलोम शब्द मेरे गलत ना हो,
तो परिभाषा में क्या दिया गया है, जो शब्द उल्टा अर्थ बताते हो, तो मतलब जैसे कि आहूत दिया जा रहा है तो आहूत का उल्टा क्या हो जाता है, अनाहूत हो जाता है। जैसे कि चिराग, तो चिराग का उल्टा क्या हो जाएगा, चिराग का विराग हो जाएगा। इस प्रकार से हंसी का तत्सम शब्द क्या होता है, हस्त, मुस्कान, मुस्कुराहट, हास्य। हंसी का तत्सम शब्द क्या होगा, हंसी का तत्सम शब्द होता है हास्य, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप लोग तत्सम शब्द की परिभाषा भी जान लीजिए, क्योंकि तत्सम शब्द भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तत्सम तद्भव आपका तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन शब्द, जिसका अर्थ होता है उसके संस्कृत के समान। जिन संस्कृत के मूल शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि सूर्य, वर्षा, नयन, धरित्री आदि, ये भी आपको ध्यान रखना है। संस्कृत के मूल शब्दों में समय के साथ कुछ परिवर्तन आ गया, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो तद्भव शब्द भी जान लीजिए, क्योंकि तत्सम तद्भव दोनों से ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो तत्सम शब्द की परिभाषा मैंने आपको बता दी है और तद्भव शब्द की परिभाषा बता दी। संस्कृत के मूल शब्दों में समय के साथ कुछ परिवर्तन आ गया हो, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि सूरज, बारिश, नयन, धरती आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दे जल्दी, सभी बच्चे, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा, लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। तो समझ गए होंगे आशा करते हैं मैं। तो इसमें देखिए सुकर्म दिया जा रहा है, तो सु हो जाएगा आपका उपसर्ग और कर्म हो जाएगा आपका प्रत्यय, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। जाहिर सी बात है सूर्य धन उदय होगा। अगर पूछा जाए कि सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, जब आप इसे तोड़ेंगे तो सूर्य धन उदय होगा ना। तो देखिए या जो दिया है इस प्रकार से इसको छोटा आ मान लिया जाएगा और उदय में जो दिया है छोटा ओ, इसको मान लिया जाएगा छोटा ओ। तो छोटा प्लस छोटा ओ बराबर हो जाएगा ओ। ठीक है, ओ। तो यहां हो जाती है गुण संधि, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। क्वेश्चन है कि नीलांबर में कौन सा समास होगा, द्विगु समास, बहुप्रिय समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययीभाव समास। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है कि नीलांबर में कौन सा समास होगा, बहुत सारे बच्चे बहुप्रिय समास बताएंगे, लेकिन इसमें बहुप्रिय समास नहीं होगा, 100% नहीं होगा बहुप्रिय समास। देखिए नीला जो है वो अलग है और अंबर, नीलांबर यानी जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने का पता आपको चल जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। अब जान लीजिए कर्मधारय समास क्यों होगा। नीलांबर में कर्मधारय समास है क्योंकि नीला है अंबर जो, अथवा नीला अंबर, या नीला और अंबर के बीच विशेषण और विशेष संबंध को बता रहा है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण, विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत सारे बच्चे बहुप्रिय भी समास भी बताएं कि इसमें बहुप्रिय समास, लेकिन इसमें बहुप्रिय समास नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपरिग्रह। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को कुछ उलट पुलट के भी पूछा जा सकता है, यानी कि कुछ शब्द होंगे उनकी जगह कुछ और भी शब्द हो सकता है, वो भी जान लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें बोला जा रहा है कि धन के त्याग का क्या अर्थ होगा, आवश्यकता से अधिक धन के त्याग कर, और इसमें होगा कि धन का संचय ना करना, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, इसको भी अपरिग्रह बोलते हैं। तो अपरिग्रह शब्द का प्रयोग होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करने के लिए होता है। अगर मैं बात करूं अपव्यय की, तो अपव्यय का अर्थ क्या होता है, जो व्यर्थ का व्यय करता हो उसको हम अपव्यय बोलते हैं। अयाचित का क्या अर्थ होता है, तो अयाचित का अर्थ होता है जो बिन मांगे मिल जाए। मितव्यय की बात करें तो मितव्यय का अर्थ क्या होता है, कम खर्च करने वाला। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन हैं, बताइएगा। रांग्यो राघव, राहुल शक्यानंद, यशपाल, नागार्जुन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राहुल शक्यानंद। सही शब्द का चयन कीजिए, चूज कीजिए सही शब्द का चयन करना। तो प्रख्यात कैसे लिखा जाएगा, प्रख्यात, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। साकेत, यशोधरा, भारत भारती, कैदी और कोकिला। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। कैदी और कोकिला जो रचना जो है ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? रहस्यवादी श्रृंगार, रहस्यवादी वीरता, प्रयोगवादी चेतना, प्रगतिवादी विचारधारा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रहस्यवादी श्रृंगार। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना से नहीं है? बादल रोग, परिवर्तन, सरोज स्मृति, तुलसीदास। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परिवर्तन। परिवर्तन जो है ये निराला की रचना नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? बादल को घिरते देखा है, बादल जहरी खाल के, सी है सिंदूर तिलकत भाल, डी है आज नहीं उदास थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आज नदी उदास थी। महाभोज किसकी रचना है बताइएगा? महाभोज जो है ये किसकी रचना है? मोहन राकेश, मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, प्रेमचंद्र। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए, महाभोज जो है ये मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। महाभोज नाटक सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य जगत में पहली कृति है जिसे उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी कृति दिनकर की नहीं है? परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग, संसद से सड़क तक, भारत भारती। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परशुराम की प्रतीक्षा। ये जो रचना है दिनकर की है, यह आपको ध्यान में रखना है। संसद से सड़क तक ये धूमिल की रचना है, और अंधा युग ये धर्मवीर भारती की कृति है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की ये कृति है। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये है आपकी संयुक्त क्रिया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस क्या है कि उत्पत्ति की दृष्टि से कौन शब्द का भेद नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, तदित। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तदित। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? तो तदित हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। ये आपको ध्यान रखना है। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया जाए उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया हो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हों। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल हैं, उन्हें हम विदेशज आगत विदेशी शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निदर्शन। अगला क्वेश्चन, ग्रहगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व। ग्रहगत, तो ग्रहगत में हो जाएगा ऑप्शन 1, तत्पुरुष समास। अब पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। ग्रहगत का जब आप समास विग्रह करेंगे तो ग्रहगत का समास विग्रह क्या होगा? घर को आगत होगा। तो इसमें को कारक का प्रयोग किए जाने के कारण यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। क्यों? क्योंकि करण तत्पुरुष में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा को लोप होता है, वो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, हाँ, दूसरी बात समझ लीजिए। एक होता है अपादान तत्पुरुष, जहां पर जो से का लोप होता है वो एक चीज का दूसरी चीज से अलग होते हुए नजर आते हैं। एक होता है कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। एक होता है संबंध तत्पुरुष, यहाँ संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है। एक होता है अधिकारण तत्पुरुष, तो अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर दोनों का लोप होता है। एक होता है संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। एक होता है नण तत्पुरुष, इस समास में पहला पद नकारात्मक होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से ध्यान से रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इजी है, जब आप इसे तोड़ेंगे तो नी धन मोह हो जाएगा।
अगर परीक्षा में पूछा जाए कि निम्नों में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां पर प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। तोड़ने पे ही पता चल रहा है भाई, देखिए तोड़ने पे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, षट धन यंत्र। जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद दे सकते हैं आप लोग एक हलंत ऐसा आ रहा है, टा में हलंत जैसा, तो जाहिर सी बात है यहां पर हो जाएगा व्यंजन संधि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चतुर्वेद में समास बताइएगा क्या होगा, चार वेदों का समूह, इसको बोलेंगे चार वेदों का समूह। जहां पर संख्यावाचक शब्द आ जाए वहां पर होता है द्विगु समास, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समास वगैरह क्या हो जाएगा, चार वेदों का समूह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाक कान में कौन सा समास है, बीच में योजक चिन्ह दे सकते हैं आप लोग, बीच में योजक चिन्ह दिया जा रहा है, तो बीच में जब योजक चिन्ह दिया जाता है तो वहां पर हो जाता है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुनय, विनय से बिना पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है, अटल रहना, जड़ हो जाना, टस से मस ना होना, अहल्या बनना। तो सही जवाब हो जाएगा टस से मस ना होना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरबी भाव का विलोम शब्द क्या होगा भाई, आरबी भाव का विलोम शब्द, तो आरबी भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, सही वर्तनी वाला शब्द, तो इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द होता है निरूपाय, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त या 14 सितंबर। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है गाइज ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज कि आरोग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आरोग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। आरोग्य के पर्यायवाची काफ़ी होते हैं, उन्हें भी जान लीजिए आप लोग, मैन जानेंगे जरूरी जो हैं, जो कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हुआ, लाभ, स्वास्थ्य तंदुरुस्ती, सेहत, निरोगता, शफा, सेहत, चयन, रोग मुक्ति, पाटव, शीघ्रता, दृढ़ता, जल्दी, कौशल, तीक्ष्णता, मजबूती, विश्राम, आराम, औषधि, निरोग, दवा, स्वस्थ, अगध। तो ये आपके आरोग्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इंद्रेश, धर्मेंद्र, देवेंद्र, विजेंद्र। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है देवेंद्र। इंद्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, जान लीजिए आप लोग। इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सुरपति, देवेंद्र, देवेश, मघवा, मेघराज, ब्रजधर, सचिपति, सहछात्र, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, बाशव। ये आपके इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कानन किस शब्द का विलोम होगा, कानन, वन, सुनसान, भीड़, शहर। कानन का विलोम शब्द क्या होता है, तो कानन का विलोम शब्द होता है शहर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम शब्द है, उदार, निर्दयी, कृतज्ञ, आज्ञाकारी। कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर पेपर में पूछा जाए कि विलोम शब्द की परिभाषा क्या होगी, तो विलोम शब्द की परिभाषा मैंने जस्ट आपको अभी बताई थी कि जो शब्द हमें उल्टा अर्थ बताते हो उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है, देखिए कृतज्ञ का अर्थ होता है यानी उपकार मानने वाला। कृतज्ञ का अर्थ होता है किए हुए उपकार को ना मानने वाला, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाच्यो बहुत गोपाल। ये जो रचना है ये अमृतलाल नागर की रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, अंधायुग, ये सभी रचनाएं धर्मवीर भारती के, लेकिन नाच्यो बहुत गोपाल ये रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, ये रचना अमृतलाल नागर की रचना है। लेखक में प्रत्यय क्या होगा भाई, मैंने आप लोगों को बताया था, स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग, लास्ट वाला शब्द प्रत्यय। ले धन अक, अक 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 निकला तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पावक शब्द में प्रत्यय होगा, पावक, अक अक पावक, अक अक निकल रहा है इसमें, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राजश्री का संधि विच्छेद होता है राजधन ऋषि। तो देखिए जब आप इसे तोड़ते हैं तो राजधन ऋषि होता है, तो देखिए इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ, इसको मान लिया जाएगा इसको मान लिया जाएगा छोटा आ प्लस ऋ से ऋषि, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो ये हो जाता है अर,
ये हो जाता है अर, और अर आता है गुण शब्द में। आओ एक होता है आओ, आओ आता है तो आओ में भी गुण संधि होता है। तो अर और आओ ये आपके गुण संधि के पहचान है, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं। तो यहां हो जाएगी यण संधि, अभ्यर्थी में यण संधि हो जाएगी। क्यों होगी? जब आप इसे तोड़ेंगे तो अभिधन अर्थी, अभिधन अर्थी, तो ये देख रहे हैं ना आप, ये तो देखिए छोटी ई की मात्रा लगी है इसमें, तो इसको मान लिया जाएगा छोटी ई, और अर्थी में आ लगा है तो इसको मान लिया जाएगा छोटा। तो छोटी ई प्लस छोटा बराबर या बारा ला, मैंने आपको बताया था। तो यहां हो जाएगी यण संधि। इस प्रकार से पहचान सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ग्रह, अग्नि, घर, क्षीर। तो यहां पर देखिए तद्भव शब्द की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घर जो है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। मैंने आप लोगों को तद्भव शब्द पहचानने का तरीका भी बताया था। वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हों वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कि मोर, बच्चा, फूल आदि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिव पूजन शाह है, किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण दर्पण जो है गाइस ये किशोरीदास वाजपेयी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? तो देखिए यहाँ पे क्रिया विशेषण की बात हो रही है, तो देखिए अशुद्ध रूप से कौन सा प्रयुक्त होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, तो देखिए सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, कोई निश्चित नहीं है इसमें कि कितने कुत्ते दौड़ रहे हैं एक साथ में, तो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़कर ही आंसर अपने आप आ जाता है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार अच्छे से जान लीजिए आप लोग समूहवाचक संज्ञा के बारे में। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि यथा परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस आदि। समूहवाचक का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए आप लोग। देखिए समूहवाचक का अर्थ ये होता है, देखिए जैसे कि कोई रैली हो रही है या कोई नेता भाषण दे रहा है, उसमें भीड़ लगती है तो उसको हम बोलते हैं समूहवाचक। जैसे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं वो समूह में होता है ना, कि कितने लोग हैं, 15 हैं, 20 हैं, 10 हैं, 6 हैं, तो उसको भी हम समूहवाचक बोलते हैं। जैसे कि सेना में कितने लोग होते हैं, कितने लोगों का समूह होता है, तो उसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? ऋण, यौगिक, योग ऋण, विदेशज। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विदेशज। एक क्वेश्चन काफी ट्रेंड में रहता है परीक्षा में कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। शायद मैंने आप लोगों को पहले भी ये बता चुका हूं कि रचना के आधार पर कुल शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ये भी मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए, गय धन अक, गय धन अक। तो इसको मान लिया जाएगा अय मान लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 मात्राएं ना, 2 मात्राएं इसमें, तो गय अय अय इसको मान लिया जाएगा अय, ठीक है। तो अय प्लस आ और इसको मान लिया जाएगा अक को छोटा, तो अय प्लस आ बराबर हो जाएगा आय, तो यहाँ हो जाएगी अयादि संधि। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वा का उच्चारण स्थान क्या है भाई? वा का उच्चारण स्थान, वा जो है ये किससे बोला जाता है? दंतोष्ठ, ओष्ठ, दंत, तालुब्य। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दंतोष्ठ से बोला जाता है ना। दंतोष्ठ की मैं बात कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा आप लोग, क्योंकि अगर आप ध्यान से मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में दंत या ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है उन्हें हम दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। ओष्ठ के बारे में आओ जान लीजिए आप लोग। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं ओष्ठ की। जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों होंठ स्पर्श करते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं, जैसे कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, भा, बा, भा, मा। ये आपके हो गए ओष्ठ वाले। दंत की मैं बात करूं,
दंत में अगर बात करूं, जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग दंत से स्पर्श करता है उन्हें हम दंत वर्ण कहते हैं। जैसे कि ला, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, ये आपको ध्यान रखना। तालुब की बात करूं तो तालुब के बारे में भी जान लीजिए आप लोग। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें हम तालुब वर्ण कहते हैं। जैसे कि चा, छा, जा, झा, या, शा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली में रचित है। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया गया, इसलिए खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि, आदि कवि 13वीं शताब्दी माना जाता है। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिलहाल ये क्वेश्चन गलत है, बुक में दिया गया था, सोचा मैं करा दूं आप लोगों को। क्वेश्चन था कि लब्ध प्रतिष्ठ में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु या बहुप्रिय। तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डाउट था, इसलिए हमारे हिसाब से यहाँ पर तत्पुरुष होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि सभी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।